जय हिंद। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि व्यापार चक्र या ट्रेड साइकिल क्या होते हैं। प्रत्येक देश में समय समय पर मंदी और तेजी की स्थिति आती रहती है। मंदी की स्थिति कौन सी होती है? इस स्थिति में उत्पादन कम होता है, बेरोजगारी कम होती है, कीमतें कम होती हैं, यानी कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सारी क्या होती है? कम होती हैं। और जो तेजी की स्थिति है वो इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। इसमें सभी आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? बहुत उच्च स्तर पर होती हैं। तो तेजी की अवस्था में उत्पादन भी अधिक होगा, रोजगार भी अधिक होगा और कीमतें भी अधिक होती हैं। मंदी और तेजी के ये परिवर्तन चक्रीय रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें व्यापार चक्र कहा जाता है, ट्रेड साइकिल्स कहा जाता है। यानी कि जो मंदी और तेजी है, कभी मंदी आती रहती है, कभी तेजी आती रहती है। ये नहीं है कि जो एक स्थिति आ गई है वो परमानेंट रहेगी। मंदी के बाद तेजी और तेजी के बाद मंदी, ये चक्रीय रूप में चलते रहते हैं। इसलिए इस स्थिति को क्या कहा जाता है? व्यापार चक्र कहा जाता है, बिजनेस साइकिल्स कहा जाता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के बाद मंदी तथा तेजी के रूप में होने वाले इन परिवर्तनों को व्यापार चक्र कहा जाता है। अब मीनिंग करने के बाद आते हैं व्यापार चक्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स। प्रोफेसर शुम्पीटर ने व्यापार चक्रों को 3 प्रकार में बांटा है: मेजर साइकिल्स, माइनर साइकिल्स और वेरी लॉन्ग साइकिल्स। जो मेजर साइकिल्स हैं, प्रमुख चक्र हैं, इनकी समयावधि 8 से 12 वर्ष की होती है और इनकी व्याख्या सबसे पहले फ्रांस के अर्थशास्त्री जगलर ने की थी और उन्हीं के नाम पर इन चक्रों को जगलर चक्र यानी कि जगलर साइकिल्स भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं माइनर साइकिल्स, छोटे चक्र। इनकी समयावधि 2 से 5 वर्ष की होती है और इनकी व्याख्या सबसे पहले अर्थशास्त्री किचिन ने की थी और उन्हीं के नाम पर इन चक्रों को किचिन साइकिल्स भी कहा जाता है। और जो एक प्रमुख चक्र होता है, एक बड़ा चक्र होता है, उसमें बहुत सारे छोटे चक्र होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जो 1921 से लेकर 1932 तक की समयावधि थी वो एक प्रमुख चक्र की थी, मेजर साइकिल की अवधि थी। परंतु इस अवधि में कई छोटे चक्र भी थे, जैसे 1921 से 24, 24 से 27 और 1927 से 1932। तीसरा टाइप आता है अति दीर्घ चक्र, वेरी लॉन्ग साइकिल्स। ये चक्र बहुत लंबे समय अवधि के लिए होते हैं, जैसे 50 से 60 वर्ष। और इनकी व्याख्या सबसे पहले रूस के अर्थशास्त्री कोंड्रातीव ने की थी। उन्हीं के नाम पर इन चक्रों को कोंड्रातीव चक्र या कोंड्रातीव साइकिल्स भी कहा जाता है। और एक अति दीर्घ चक्र में, वेरी लॉन्ग साइकिल में, कई प्रमुख छोटे चक्र शामिल होते हैं। यानी इसमें मेजर साइकिल्स भी आ जाते हैं बहुत सारे इस समय अवधि के अंदर और मेजर साइकिल्स भी आ जाते हैं। तो ये हो गए व्यापार चक्र के प्रकार। अब आते हैं व्यापार चक्र की अवस्थाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो प्रोफेसर शुम्पीटर ने व्यापार चक्र की 4 अवस्थाओं की व्याख्या की है: तेजी, सुस्ती, मंदी और पुनरुत्थान। यानी बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। ये चारों अवस्थाएं एक एक करके हम पढ़ेंगे। चारों की ही अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो इनको एक एक करके देखेंगे। पहले एक डायग्राम के हेल्प से इनको समझ लेते हैं। तो ये एक डायग्राम है, ये आपको बनाना भी है। तो इसमें जो ई वाली लाइन है ये दिखाती है इक्विलिब्रियम। अगर अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में है तो इस लाइन पर वो रहेगी। परंतु अर्थव्यवस्था में क्या है, वो कभी आर्थिक क्रियाएं इस इक्विलिब्रियम से ज़्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं। तो इस स्थिति को व्यापार चक्र बोला जाता है। इसमें जो ये लाइन है ये दिखा रही है कि अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों की स्थिति आ रही है। तो जो ये स्थिति है, ये वाला पोर्शन है, ये दिखाता है तेजी की स्थिति को, बूम, जहाँ पे आर्थिक क्रियाएं अपने उच्च स्तर पे होती हैं। और इसका बिल्कुल उल्टा है डिप्रेशन, यानी कि जब आर्थिक क्रियाएं बिल्कुल अपने निचले स्तर पर होती हैं। और जब अर्थव्यवस्था तेजी से हटकर मंदी की तरफ जाने लगती है, डिप्रेशन की तरफ जाती है, तो जो ये वाली अवस्था होती है इसको बोलते हैं रिसेशन यानी सुस्ती। और जब डिप्रेशन से निकलती है अर्थव्यवस्था, डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद जब वो दोबारा से तेजी की तरफ बढ़ती है, तो इस स्थिति को कहा जाता है रिकवरी, पुनरुत्थान। तो ये हमारी चारों अवस्थाएं हो गई: बूम, डिप्रेशन, रिसेशन और रिकवरी। अब इन चारों को एक एक करके कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एक्सपेंशन या बूम, यानी विस्तार या तेजी, और इसको समृद्धि की स्थिति भी कहा जाता है। तो व्यापार चक्र की यह स्थिति समृद्धि की सबसे अच्छी स्थिति है और इस स्थिति को प्राप्त करना सभी देशों की राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का लक्ष्य होता है। सभी देश इस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि
इस स्थिति में आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, अपने हाई लेवल पर होती हैं, उच्च स्तर पर होती हैं और उत्पादन के साधनों का भी अच्छे से प्रयोग होता है। इस स्थिति की क्या क्या विशेषताएं हैं वो यहाँ पे देखते हैं। इस स्थिति में आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, अपने उच्च स्तर पे होती है, यानी आय भी अधिक होगी, उत्पादन भी अधिक होता है, रोजगार भी अधिक होता है, कीमतें अधिक होंगी, मजदूरी, वेतन, ब्याज की दरें तथा किराया, कर सभी अधिक होते हैं। कीमतों में भी वृद्धि होती है और लागतों में भी वृद्धि होती है, पर लागत की तुलना में कीमतों में अधिक वृद्धि होती है, जो दिखाता है कि लाभ भी अधिक होते हैं। और लाभ में वृद्धि होने की वजह से जो एक्सपेक्टेशंस हैं लाभ की वो भी अधिक होती हैं। और इस अवस्था में उद्यमी क्या करते हैं, आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं और अधिक मात्रा में निवेश करते हैं। बैंक साख में वृद्धि होती है, उपभोक्ताओं का खर्चा बढ़ता है, वो अपनी मांग में वृद्धि करते हैं। और जो समृद्धि की तेजी की यह स्थिति है यह तब तक बनी रहेगी जब तक अर्थव्यवस्था उत्पादन के सबसे ऊंचे वाले स्तर पर नहीं पहुंच जाती, जिसे तेजी कहा जाता है। इसे ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन की स्थिति भी कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी पहली अवस्था, तेजी की अवस्था। पर तेजी की अवस्था भी हमेशा नहीं बनी रहेगी। अर्थव्यवस्था में कुछ कारणों से क्या होता है, अर्थव्यवस्था तेजी की स्थिति से हटने लगती है। तेजी की स्थिति में जो उद्योगपति हैं वो कई ऐसे उद्योगों में निवेश कर देते हैं जो फायदेमंद सिद्ध नहीं होते, जिसके फलस्वरूप जो आशावादी दृष्टिकोण था वो निराशावादी दृष्टिकोण में बदल जाता है और अर्थव्यवस्था में सुस्ती आनी शुरू हो जाती है। तो इस स्थिति की क्या विशेषताएं हैं, इस स्थिति में सारी आर्थिक क्रियाएं कम होना शुरू हो जाती हैं। उत्पादन कम होने लगता है, आय में कमी होना शुरू हो जाती है, रोजगार में कमी होने लगती है, कीमतों में कमी होने लगती है, मजदूरी की दर में कमी होने लगती है, लाभ कम होने लगते हैं, बैंक की साख कम होने लगती है, निवेश कम होने लगता है, मांग कम होने लगती है, वस्तु के स्टॉक में कमी आने लगती है और लोगों में संदेह व डर की भावना विद्यमान हो जाती है, फिर निराशावादी हो जाते हैं। जो भी तत्व हमने तेजी में पढ़े जो बहुत अधिक थे वो यहाँ पे क्या होंगे, सारे वो कम होना शुरू हो जाते हैं इस स्थिति में। अब तीसरी स्थिति क्या आ जाती है, फिर मंदी। सुस्ती की जो स्थिति है वो किस स्थिति की तरफ बढ़ती है, मंदी या संकुचन की तरफ, अर्थव्यवस्था में वो डिप्रेशन की स्थिति की ओर बढ़ती है। जब एक बार अर्थव्यवस्था में सुस्ती आरंभ हो जाती है, रिसेशन शुरू हो जाती है, तो वह बढ़ती जाती है और इसका परिणाम क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं में मंदी या संकुचन होता है। तब अर्थव्यवस्था में क्या होगा, यहाँ पे सारी आर्थिक क्रियाएं निचले स्तर पर पहुंच जाती हैं। उत्पादन कम होता है, आय कम होती है, रोजगार कम होता है, मजदूरी, ब्याज, अन्य लागतें कम होती हैं, कीमतें कम हो जाती हैं, लाभ की मात्रा कम हो जाती है, बैंकों के पास नगद कोष बढ़ जाते हैं और साख की मांग कम हो जाती है। घिसी हुई पुरानी मशीनों को भी रिप्लेस नहीं किया जाता, इसलिए जो कैपिटल गुड्स हैं, पूंजीगत वस्तुएं हैं, उनकी मांग भी कम हो जाती है। उपभोक्ता वस्तुओं की भी मांग कम हो जाती है, निवेश कम हो जाता है और लोग पूरी तरह से निराशावादी हो जाते हैं और इस स्थिति का अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गई तीसरी हमारी अवस्था व्यापार चक्र की। अब मंदी के बाद फिर कौन सी अवस्था आती है, पुनरुत्थान, रिकवरी। जो मंदी की स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है, वह भी हमेशा कायम नहीं रह सकती। मंदी के दौरान भी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें वस्तुओं की कमी महसूस की जाने लगती है, मशीनों के रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है और उद्यमियों को घिसी हुई मशीनों के स्थान पर नई मशीनें खरीदनी पड़ती हैं। और इस स्थिति की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, पुनर्स्थापन निवेश यानी कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ता है, आय बढ़ने लगती है, रोजगार बढ़ने लगता है। इसमें सारी आर्थिक क्रियाएं क्या होंगी, बढ़ने लगती हैं। उत्पादक तथा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है, कीमतें बढ़ने लगती हैं, लाभ में वृद्धि होने लगती है, लागत में तुलनात्मक कम वृद्धि होती है, यानी कि कीमतें बढ़ रही हैं, लागतें भी बढ़ रही हैं, पर कीमतों की वृद्धि ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट। निवेश में वृद्धि होती है, बैंक साख की मांग बढ़ने लगती है और लोगों का दृष्टिकोण निराशावादी होने के स्थान पर आशावादी होने लगता है। और इसके बाद आ जाता है, यहाँ पे हमारी चारों अवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं व्यापार चक्रों की। उसके बाद आप लोग लिख दोगे कंक्लूजन। इसी क्वेश्चन में से आप 3-4 लाइनें उठा के यहाँ पे लिख सकते हो। संक्षेप में, किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के बाद मंदी तथा तेजी के रूप में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को व्यापार चक्र कहा जाता है।
इसके साथ साथ आप 2-4 लाइन और भी ऐड कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, पर आप इसको एक टेबल की हेल्प से अच्छे से याद कर सकते हो। इसमें क्या है, विशेषताएं बता दी गई हैं कि, और यहाँ पे आ गई हैं अवस्थाएं। तो तेजी, मंदी, रिसेशन, डिप्रेशन, इन स्थितियों में विशेषताएं कैसी होती हैं वो आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हो। जैसे रोजगार, उत्पादन, मजदूरी, कीमतें, ब्याज, स्टॉक और भावना, दृष्टिकोण, वो तेजी की स्थिति में कैसे होते हैं, सुस्ती की स्थिति में कैसे होते हैं, मंदी में कैसे होंगे और रिकवरी की स्थिति में कैसे होंगे, वो आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हो और कंपैरिजन भी कर सकते हो कि क्या फ़र्क है चारों अवस्थाओं में। तो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।